So, once again, good evening to all my dear students of Standard 6th. Welcome back in another session of chapter number 8, The Glory of the Bharatvarsh, and this is part 2. Friends, yesterday we already covered its part 1, so this is going to be the part 2. And in this session, we are going to explore our country, इंडिया, जिसको हम लोग पहले भारतवर्ष कहते थे. सो विदाउट एनी डिले, let's get started. Okay, done. So I think yesterday we had somewhere, just मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया था कि टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. एंड so let us start. Literature of India. So Indian literature is divided into three sections: religious, non-religious, description by foreign travelers. So हम लोग अपने जो लिटरेचर वर्क है उसको हम लोग कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक तो है रिलीजियस लिटरेचर, जिसमें सारी धार्मिक, भगवान से रिलेटेड ज्ञान की बातें लिख रखी हैं. फिर हम लोग बात करेंगे नॉन रिलीजियस, जिसमें कुछ स्टोरीज आएंगी, डांस फॉर्म आएंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है. एंड देर आर सर्टेन बुक्स जो फॉरेन ट्रैवलर्स ने लिखी थी, जो इंडिया में घूमने आए थे और जिन्होंने कुछ ना कुछ अपनी बुक्स में लिखा था. सो लेट अस स्टार्ट विद द रिलीजियस लिटरेचर. The Vedas are included in the oldest literature of India. There are four Vedas: Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, and Atharva Veda. Brahman texts, the Aranyakas, were created to explain the Vedas, in which Sat, Satpat Brahman, Gopat Brahman, and Briharda I'm not able to pronounce it properly, may be considered the most important. So friends, अगर हम लोग हिंदू रिलीजन को जानते हैं तो हमारे यहाँ पर 4 वेद होते हैं, ओके, जिनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होते ही हैं. इसके अलावा ब्राह्मणों ने कुछ अरण्यकाश लिखा था, मीन्स अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड जो हम लोग सीखते हैं, तो वो सब उन्होंने लिखा हुआ है. एंड इसमें सतपथ, ओके, गोपथ और बृहदारण्यक, ये कुछ उनकी कैटेगरीज हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एग्जैक्टली बिलो माई इमेज यू विल फाइंड, अपार्ट फ्रॉम दिस, रामायण and Mahabharata epics are the triangular confluence of ancient Indian society, culture and religion. Mahabharata, written by Ved Vyas, was initially known as Jay Sanhita, which kept on increasing up to 1 lakh sloks, and Mahabharata was created. Similarly, रामायण के बारे में बाद में बात करते हैं. So, according to me, every Indian should watch रामायण एंड महाभारत. सी, आप अगर एक बार रामायण महाभारत को पूरा देख लेते हो, उसके अलग अलग इंसिडेंट्स को फील कर लेते हो. सी, सिर्फ देख लेना समझ हो गया ऐसा नहीं, उसको आपको समझना भी चाहिए. अगर आपने वो चीज़ समझ ली ना, सो बिलीव मी, द वे ऑफ यू थिंकिंग इट गोइंग टू बी चेंज. आप मतलब इतने मोह माया में पड़ोगे ही नहीं. ओके, टॉकिंग अबाउट महाभारत, सो रामायण महाभारत हमारे दो धार्मिक ग्रंथ है. एंड द महाभारत इज रिटन बाय द वेद व्यास, जिसको हम लोग जय संहिता भी कहते हैं. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 1 lakh श्लोक. सो 1 lakh श्लोक से बनी है, तो इट इज़ अ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्टोरी. ओके, एंड similarly, Ramayana, written by Valmiki, depicts the social life and the moral standard along with the Sri Ram story. सो रामायण की बात करें तो ये वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है. इसमें इंसान के लिए उसके मोरल्स क्या होते हैं, ज़िंदगी में कौन से सिद्धांत है जिसको लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और भगवान श्री राम को कि कितने वो अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, क्या हम लोग, हमारा व्यवहार होना चाहिए, तो वो सब कुछ इसमें अच्छे से शो किया गया है. About 108 Upanishad of original Indian compilation, Katha Kena, Prasna, Mundaka, is
ईशावास्यम and Chandogya Upanishad are the great text of Indian philosophy. So these are the compilation of books. हम लोग को सिर्फ नाम याद रखने, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे. The number of Puran is 18. So how many Purans are there? 18. How many Upanishad are there? 108. महाभारत में कितने श्लोक है? 1 lakh. Okay, so these are the some numbers that you should keep in your mind. Among them, Vishnu Puran, Garud Puran, Vayu Puran, Matsya Puran, as well as भगवत आर नोन एज अ स्पेशल टेक्स्ट. ये कुछ अलग अलग कलेक्शंस हैं, इनमें अलग अलग टाइप का नॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा. ओके, सो आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू. लेट अस मूव अहेड. ओके, सो we find information about the life of and the religion of Buddha and Jain text. गौतम बुद्ध एंड भगवान जैन रिलीजन के बारे में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इन वन ऑफ आवर अर्लियर चैप्टर. ओके, द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म आर कॉल्ड त्रिपिटिका. ओके, सो बुद्धिज्म के जो ओरिजिनल टेक्स्ट उसको त्रिपिटिका कहेंगे. इट इंक्लूड सुक्ता पिटिका, विनय पिटिका and Abhidham Pitika. Okay, so these are the collection of the books. Along these, Didhaika, Didhanikaya, Angutkarnikaya, Mojimnikaya. Okay, so very, I don't know, आप मुझे तो बस पढ़ के निकल जाना है, बट आपको तो ये स्पेलिंग भी याद करनी है. So it will be going to be a very difficult task for you. And the other text. So these are some of the books. Milind Pano of Nagsen and Sri Mulkalpa of Aryamani Jishi are important Buddhist texts. तो ये सारे बुद्ध रिलीजन के टेक्स्ट हैं. आई डोंट नो ये स्पेलिंग है, आप कैसे याद करोगे. टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट राइटर्स तिब्बतन लैंग्वेज आर Kangur and Kanur. Okay, Kangur or Kanur. Okay, so mythological stories, Jatak Kathas. Okay, so ये कुछ तिब्बतियन लैंग्वेज में भी हैं. एंड दिदहानी कायो मुजीमनी काया आर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट. इन एडिशन बृहद कथा, हरिवंश पुराण, वासुदेव हिदी, सिद्ध्यम शब्दानुशासन, द्वायस्य कीर्ति कौमुदी आर द मेन टेक्स्ट. ओके, आई थिंक दिस इज द मोस्ट डेंजरस पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. ओके, जहाँ पे आपने अगर सारे वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस कर लिया, सो टू बी ऑनेस्ट आपको ये सारे नाम याद भी रखने हैं. एनी हाउ ये जैन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है. डेट्स इट. जैन टेक्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जैन टेक्स्ट. तो देखो, बेसिकली पहले हमने क्या कवर अप किया. पहले हमने हिंदू रिलीजन को कवर किया, जहाँ पे हमने रामायण, महाभारत, पुराण एंड ये सब देखी. फिर हम लोग अभी बुद्ध टेक्स्ट देख रहे हैं. अब नाउ वी आर गोइंग फॉर द जैन टेक्स्ट. जैन टेक्स्ट आर कॉल्ड द अगम टेक्स्ट. There are 14 Agam Granth. The ancient Jain literature is divided into 14 parvs and 12 text means agams. The main text include the Agam, the Acharyanga and the Vithilik Sutra. Okay, so these are the some tongue twister text of the Jain religion. मे बी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मेरे से कोई वर्ड प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं हुआ. सो आई हैवंट हर्ड अबाउट देम, सो इट माइट बी पॉसिबल. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग GANGA गंगा बोलते हैं, बट गैंग मीन्स ब्रिटिशर्स ऐसे प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि उन्होंने कभी गंगा वर्ड सुना नहीं होगा मे बी. सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैंने वर्ड प्रॉपरली प्रोनाउंस ना किया हो तो फॉर डैट. चलो आगे बढ़ते हैं. सो दिस आर द रिलीजियस बुक, बट देर आर सर्टेन बुक्स जो रिलीजन नहीं थी, नॉन रिलीजियस इसलिए उसको कहा गया है. लिटरेचर टेक्स्ट हुज कंटेंट इज अदर देन रिलीजन आर कॉल्ड द नॉन रिलीजियस लिटरेचर. ओके, इसमें क्या क्या आता है.
They mostly include poems, dramas, accolades, प्रशस्तियों, ग्रामर टेक्स्ट एंड स्मृतिस. अब ये स्मृति क्या है? स्मृतिस आर द हिंदूज लॉस एंड टेक्स्ट. इट इंक्लूड द मनुस्मृति, यज्ञवाल यज्ञवाल्क्या स्मृति एंड नारद स्मृति. कौटिल्य अर्थशास्त्र इज ऑल्सो लॉ टेक्स्ट. ओके, सो दीज आर सम द नॉन रिलीजियस बुक्स जो आपको अभी हमने डिस्कस किया. आई होप ये भी एक काफ़ी टंग ट्विस्टर स्लाइड थी. ओके, आगे बढ़ते हैं. Now we are going for the more non-religious text, and I think this one is the biggest one. A large number of play and poem are written in ancient India. पुराने इंडिया में बहुत सारे अलग अलग पोएम्स और प्लेस भी लिखे जाते थे. These include great poet like महाकवि भास, कालिदास, शूद्रक, भ्रावी sorry. Among such important epic, अभिज्ञम शकुंतलम, रघुवंशनम, मेघदूतम, कीरत अर्जुनम, स्वप्नवसावदत्तम, मृच्छाकटिकम आर इंक्लूडेड. ओके फ्रेंड्स, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये स्टैंडर्ड 10th वालों को भी आते हैं. ओके, सो यू आर वेरी लकी. एंड अगर टेक्स्ट बुक चेंज नहीं होती है, सो यू आर गोइंग टू फेस सेम नेम इन द. सो दीज आर द सम कलेक्शंस जो बहुत ही फेमस हैं और जो नॉन रिलीजियस में सिर्फ उन बुक्सों के नाम हैं. एनी हाउ, नाम ही याद रखने विथ स्पेलिंग. इन साउथ इंडिया अ स्पेशल लिटरेचर कॉल संगम लिटरेचर वॉज composed. इट वॉज composed इन फर्स्ट 3 century. ओके, तो संगम कंपोज साउथ इंडिया में चलता था एंड ये कुछ फर्स्ट 3 centuries में इसको डिस्कवर किया गया. अबाउट 1600 folk poets कंपोज हीरोइक पोएम्स ऑफ 3 संगम मीटिंग. संगम का मीन्स क्या होता है? मीटिंग होता है. इन मदुराई इट्स अ प्लेस इन द तमिलनाडु. इन दिस लिटरेचर शिल्पादिकम, आई एम सॉरी फॉर डैट, शिल्पादिकरम. ओके, सो दिस इज द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन. मन्नी मेकलाई आर इम्पोर्टेंट वन. सो दीज आर द लिटरेचर जो साउथ इंडिया में फेमस है. ओके, सो आपको देर आर सर्टेन ओनली फ्यू नेम्स जो आपको साउथ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं. वेल, बेस्ट ग्रामर टेक्स्ट इन संस्कृत इज पनीनी अष्टाध्यायी, which was composed in the 5th century BC before Christ. Ashok inscription also informed us about the administration during the Mauryan Empire and ethical rules of the Buddhist religion of ancient India. इसके अलावा ग्रामर पे बुक लिखी गई है बाई संस्कृत पनीनी. सो दिस इट इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ द संस्कृत ग्रामर एंड ये 5th century में डिस्कवर की गई थी. इसके अलावा जो किंग अशोक थे, उन्होंने भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करना था, उन्होंने उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से फॉर्म किया हुआ है. ओके, सिटेशन पोएट्री एंड द टेक्स्ट डेवलपमेंट ग्रेटली ड्यूरिंग द गुप्ता एज. हरिसेन वॉज द राइटर ऑफ द समुद्रगुप्ता प्रयाग प्रस्ति. वीरसेन सभा वॉज द राइटर ऑफ द प्रशस्ति ऑफ द चंद्रगुप्ता टू एंड द उदयगिरी. भान वॉज प्रेज्ड हर्ष इन हर्ष चरित्र. सो कुछ राजाओं के बारे में, जो उनकी शानों के बारे में जो कुछ कवियों ने लिखा है, जैसे भान भट्ट ने किंग हर्ष के बारे में हर्ष चरित्र नाम की बुक में लिखा है. ओके, सो ये अलग अलग हैं, जैसे कि हरिसेन समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा है प्रयाग प्रस्ति में. वीरसेन उन्होंने चंद्रगुप्ता टू के बारे में प्रस्ति के बारे में प्रस्ति नाम की बुक में लिखा है. तो दिस आर द सम पोएट जिन्होंने किसी किंग की तारीफ करते हुए किसी बुक में लिखा है. आपको बस यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है एंड डेट यू आर सपोज टू रिमेंबर. ओके, नाउ डिस्क्रिप्शन अबाउट द फॉरेन ट्रैवलर्स. हम लोग अपनी 2 कैटेगरी फिनिश कर चुके हैं, रिलीजियस बुक, नॉन रिलीजियस बुक, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम फॉरेन ट्रैवलर जो बाहर से इंडिया में घूमने आए थे इंडिया की शान और शौकत देखने के लिए.
आजकल इंडियन लोग क्या कहाँ जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में घूमने जाते हैं, अमेरिकन कंट्री में घूमने जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ की बहुत तारीफ़ें सुनी हैं। तो ऐसा पहले उल्टा हुआ करता था, लोग इंडिया की तारीफ़ें सुन के यहाँ पे घूमने आते थे, एंड जब वो घूमने आते थे तो अपने साथ बहुत सारी नोट्स भी लिख के जाते थे। एंड वही हम सब अब देखेंगे कौन कौन इंडिया में आया था, कब आया था। ओके, so many foreign tourists have been coming to India since century who have written their own travelogue. Travelogue means हम लोग जैसे आजकल ब्लॉग बनाते हैं, वो लोग travelogue एक बुक में लिखते थे। This travelogue gives us information about Indian culture and the life of people. यहाँ के लोग इंडिया का कल्चर क्या है, इंडिया के लोग कैसे जीते हैं, वो सब वो अपनी ट्रैवलॉग्स में मेंशन किया करते थे। अमंग सच travelers, Greek ambassador Megasthenes, नाम याद रखना मेगास्थेन, who lived in the court of चंद्रगुप्ता मौर्य is very important। चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे मेगास्थेन एक ग्रीक ट्रैवलर आए थे। ही हैज़ रिटन एन एक्सीलेंट बुक नेम्ड इंडिका। आज तो इस नाम की कार मिलती है, बट उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका, फ्रॉम विच वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एज। उनकी इंडिका बुक से ही हमको मौर्यन एज के बारे में हमको डिटेल्स मिली है। सिमिलरली अ बुक रिटन बाय द ग्रीक सेलर Ptolemy about the geography give information about the ports of India। तो उस टाइम पे इंडिया में कौन सी जगह से शिपिंग होती थी, तो सारे पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन पटोलमी में भी ऐसे ही प्रोनाउंस करते होंगे। फिर बाद में टॉलोमी है ना, पी साइलेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ पता नहीं है, गूगल पे एक बार जाके देखना पड़ेगा। एनी हाउ, फैन अ चाइनीज ट्रैवलर हु केम at the time of चंद्रगुप्ता टू एंड द चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सैंग, है ना, ह्यून सांग तो हम बोलते हैं, चाइनीज लोग कैसे बोलते हैं, ह्यून सैंग, है ना, ह्यून सैंग ऐसा बोलते होंगे। सो मे बी दिस इज द वे टू प्रोनाउंस। हमारे यहाँ पे ह्यून सांग बोलते हैं, ह्यून सैंग भी बोलते हैं। who came to be the time of the emperor Harshvardhan has a unique description of the Indian social life, rulers, culture of that time। तो जो ह्यून सेंग जो चाइना से आए थे, उन्होंने हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया का रूल कैसा था, इंडिया में लोग कैसे रहते थे, वहाँ का कल्चर क्या था, उसके बारे में डिटेल की है। फा हैन जो चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे आए थे, उन्होंने उस टाइम का डिटेल शेयर किए। तो जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं, वो इंडिया का कल्चर मतलब बता रहे हैं कि इंडिया के लोग कैसे रहते थे उस टाइम पे, राजा कैसे रूल करते थे एंड ऑल डेट। नाउ ट्रेडर्स न्यू रूट्स। अब हम देखो, कुछ लोग इंडिया से ट्रेडिंग करते हैं, वो अपने कंट्री का सामान इंडिया में बेचते हैं, इंडिया से कुछ चीज़ें परचेस करके ले जाते हैं, और एक्सचेंज तो चलता ही रहता है। इन एंशिएंट टाइम इंडिया वॉज क्वाइट वेल डेवलप इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ट्रेडिंग वॉज अ वेरियस कमोडिटीज ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। इंडियाज प्रॉस्पेरिटी वॉज एट इट्स पीक ड्यू टू द ट्रेड। इंडिया बहुत टॉप पे क्यों था, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करता था। ट्रेडिंग वॉज डन थ्रू द लैंड रूट्स एंड द सी रूट्स। तो ज़मीन से भी होती थी ट्रेडिंग एंड समुद्र से भी होती है। लोथल वॉज द मेजर पोर्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, सो लोथल इज वन ऑफ देम। एट लोथल द कैरेज डॉकयार्ड एंड द वेयर हाउस हैव बीन फाउंड विच प्रोवाइड अस द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सी ट्रांसपोर्ट। डॉकयार्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोग शिप से सामान उतार के सीधा डॉकयार्ड में रखते हैं। अब मान लो मुझे कोई सामान चाइना भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले डॉकयार्ड में अपना सामान रख दूंगा, जब डॉकयार्ड में जब बहुत सारा सामान इकट्ठा होगा तो वो लोग शिप में रख के चाइना भेज देंगे। सेम वे अगर मैंने चाइना से कोई सामान मंगाया, तो चाइना से सामान पहले शिप पे से डॉकयार्ड में उतरेगा, और डॉकयार्ड से फिर मेरे पास में आएगा। सो ये भी लोथल में पाया गया है। जब डॉकयार्ड होगा तो नॉर्मल सी बात है, वो लोग ट्रेडिंग तो करते ही होंगे। ओके, नाउ ट्रेडिंग वॉज डन थ्रू, ओके नाउ ये तो हो गया। नाउ एग्जैक्टली बिलो माई इमेज यू विल फाइंड, नो ओके सो पैराग्राफ अबाउट माई इमेज। द पीपल ऑफ लोथल यूज टू मेक वेरियस पोट्री यूटेंसिल एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ज्वेलरी। ट्रेडिंग वॉज डन ऑफ बीड्स मेड ऑफ द ऑस्टर एंड आइवरी। इंडियन स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स एट द प्रीशियस स्टोन्स वेर इन ग्रेट डिमांड। अगर हम लोग लोथल के लोगों की बात करें ना, तो वो लोग मिट्टी के मटके बनाते थे, इवन वो अलग अलग टाइप की ज्वेलरीज बनाते थे। बीड वर्क स्पेशली मतलब रंगीन पत्थर आता है, एंड इवन ऑस्टर, आइवरी, इवन इंडिया के मसाले, ये सब पूरी दुनिया में बहुत डिमांड में हुआ करते थे। और
एक बात है, जो चीज़ डिमांड में होती है उसके हम लोग ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, इसलिए इंडिया इतना ज़्यादा प्रॉस्परस कंट्री था। कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस वेर एक्सपोर्टेड टू यूरोप वाया सेंट्रल एशिया थ्रू द इंटरनेशनल पोर्ट लाइक खंबात, भरूच, सोपारा एंड तमरालीपति. Cotton textile, silk textile, spices, cinnamon, timber were exported to east and west part of the world, while gold and silver and the other items were imported. तो देखो, इंडिया में मतलब सेंट्रल एशिया हो या यूरोप हो, हम लोग कॉटन, सिल्क हमारा सब जगह बिकता ही था. हमारा जो स्पेशल जो पोर्ट्स थे दैट इज़ खंबात, भरूच, सोपारा, तो ये सब थे. हमारी टेक्सटाइल, कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है, हमारे जो मसाले ये पूरे वर्ल्ड में जाते थे. और इवन हम लोग बहुत सारा सोना और चांदी इंपोर्ट करते थे. ओके, वो तो आज भी करते ही हैं, बहुत सारा गोल्ड, इसलिए तो रेट बढ़ते रहते हैं. मैनी पीपल यूज टू ट्रैवल फ्रॉम चाइना टू द रिमोट एरियाज ऑफ फूट एंड द हॉर्स बैग. तो बहुत सारे लोग जो चाइना जाते थे, चाइना जाने के लिए कोई प्रॉपर रूट तो था नहीं, तो वो लोग या तो चल के जाते थे या फिर हॉर्स की राइडिंग करके जाते थे. दे यूज टू कैरी सिल्क क्लॉथ विद देम एंड द रूट दे ट्रैवल ऑन वॉज नोन एज द सिल्क रूट, है ना. तो यूजुअली सिल्क की चीज़ें बहुत हमारे बीच में ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी, और जहाँ से लोग जाते थे उसको सिल्क रूट बोलते हैं. द मर्चेंट आर मेनली इंडिया, चाइना, इंडिया, अरबनिस्तान, जितने भी अरब कंट्रीज उसको अरबनिस्तान बोलते हैं. ग्रीस एंड रोम वेर एसोसिएटेड विद दिस रूट. तो एक सिल्क रूट था जहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें होती थी. आई थिंक वी आर ऑन द लास्ट स्लाइड. Ports to the South India were known the center of exporting the black pepper and the other species. काली मिर्च और जो साउथ इंडिया के मसाले थे वो सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी में थे. ओके, नाउ फ्रेंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेंटिंग. ओके, सो पेंटिंग ऑफ एंशिएंट इंडिया. सो लेट्स बिगिन. Picture are the special medium which express the emotion of the human being. At the same time, the portrait of the actual situation of that time. In India, the oldest painting have been seen at the Neolithical era. More than 500 paintings of the Neolithic age drawn by the primitive man have been found in the Madhya Pradesh from the place called Bhimbetka, which look lively even today. देखो, जो हम लोग ड्राइंग करते हैं तो वो ड्राइंग क्या होता है, इंसान के अंदर क्या चल रहा है, उसके इमोशंस क्या है, वो क्या कहना चाहता है, वो ड्राइंग के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता है. हम लोग एक ड्राइंग देख के एक्चुअल जज कर सकते हैं कि इस इंसान के मन में क्या चल रहा है ना. और सबसे पुरानी जो ड्राइंग था वो नियोलिथिकल एज का है, जहाँ पे 500 से ज़्यादा पेंटिंग पाई गई है मध्य प्रदेश के भीमबेटका नाम की जगह पर. इसके अलावा और पेंटिंग कहाँ कहाँ पर पाई गई है. नाउ अदर देन दिस, पेंटिंग ऑफ द अजंता एलोरा, Bagh, caves of the Amravati associated with the Indian culture have been found in the large number. Paintings of Ajanta and Ellora are world famous, which received the Buddha Jatak stories of the Buddha's sadhana. ओके, सो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वहाँ पे भी हमको बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं. एंड अमरावती में भी कुछ बाघ केव्स हैं. वर्ल्ड फेमस पेंटिंग पद्मा पाणी इज द ज्वेल ऑफ इंडियन कल्चर. ठीक है. And the Shiv temple of the Ellora caves is a great sculpture carved out of a single massive rock. तो पद्म पाणी नाम की जो पेंटिंग है सबसे वर्ल्ड क्लास मानी जाती है. एंड भगवान शंकर का जो एलोरा का जो मंदिर है बहुत बड़े. देखो, नॉर्मली हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का पहले ग्राउंड फ्लोर पहले हम लोग नींव डालते हैं ज़मीन के भी नीचे, फिर हम लोग धीरे धीरे ऊपर आते हैं. लेकिन जो अजंता की जो केव्स है ना, वहाँ पे जो भगवान शंकर का कैलाशनाथ मंदिर है, वहाँ पे वो पत्थर को ऊपर से नीचे की तरफ काट के उन लोगों ने बनाया है. सो यू कांट इमेजिन उन लोगों के पास क्या टेक्नोलॉजी रही होगी. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज द एंडिंग ऑफ द दिस पार्ट 2 एंड इन आवर नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर ऑल्सो. आई होप आज आपको जो मतलब मैंने आपको जो बताया था, जो नॉलेज दी आपको रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, अदर बुक्स के बारे में, पेंटिंग के बारे में, आपको अच्छे से समझ में आया होगा. देयर माइट बी सर्टेन नेम्स जो आपको प्रोनाउंस नहीं करना आया होगा, सो डोंट वरी. थोड़ा बहुत टंग ट्विस्टर हो जाता है बट इट्स ओके. सो लेट अस मूव हेड एंड लेट अस फिनिश दिस सेशन. सो विद दिस नोट आई एम सेइंग गुड बाय एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड बाय एवरीवन.